नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का थर्ड चैप्टर का पहला पार्ट है। यानी कि अभी से पहले हम अपनी 12th क्लास की हिस्ट्री में इतिहास में पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं जो कि कई पार्ट्स में हैं। अच्छा ये होगा कि अगर आपको पिछले पार्ट्स देखने हैं, पिछले चैप्टर देखने हैं, तो उनके हर एक पार्ट को सिक्वेंसिंग तौर पर देखें, यानी कि एक क्रमवार देखें, तभी आपको पूरे चैप्टर अच्छी तरह समझ आएंगे और आप उन चैप्टर्स को तैयार कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, इस चैप्टर का पहला पार्ट बना रहे हैं। और मैं आप सभी को हमेशा की तरह एक सुझाव दूंगा कि जब आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि इस चैप्टर में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, जिन भी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकें। और ये जो नोट्स हैं, इस तरह के जो सेल्फ मेड नोट्स हैं, वो हमें अक्सर बहुत ज़्यादा कारगर हमारे लिए सिद्ध होते हैं, हमारे लिए काम के सिद्ध होते हैं, जिससे कि एक बार एक चैप्टर को पढ़ने के बाद जब भी हम उन नोट्स को देखेंगे, जब भी हम अपने नोट्स को जो है एक बार फिर से पढ़ कर देखेंगे, तो वो पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर का डिस्कशन है, उस पर जो भी बातें हुई हैं, वो सब हमें एकाएक याद आ जाती हैं और चैप्टर्स को डिवाइस करने में उन नोट्स से बहुत ज़्यादा आसानी होती है, सरलता होती है। तो इसलिए कॉपी पेन ज़रूर आप लेकर बैठें जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ने बैठ रहे हैं। और खासकर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ये एक प्रैक्टिस, ये जो गतिविधि है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी, अनिवार्य हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और एक बात जैसा कि मैं पहले से बताता आया हूं कि देखिए, हमारा जो 12th क्लास की हिस्ट्री है, 12th हिस्ट्री में एक खास बात यह है कि देखिए, यहां हम जो चैप्टर्स देखते हैं, मात्र पहला चैप्टर ऐसा है कि जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व से लेकर यानी कि 2600 बीसी से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व, 1900 ईस्वी पूर्व तक है। यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो इस अवधि के बारे में है, इस टाइम पीरियड के बारे में है, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक। 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर इस ड्यूरेशन के बारे में है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज मैं वो बात फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम चैप्टर उसी क्रम का, उसी कड़ी का ले रहे हैं। तो यहां देखिए, ये जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर यानी 600 बीसी से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में, 600 ईस्वी तक के बारे में हमारे आगे के तीनों चैप्टर हैं, यानी चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। यानी कि पहली किताब में, पहली बुक में जो 4 चैप्टर हैं, उन 4 चैप्टर्स में से मात्र जो पहला चैप्टर है, उसकी समय अवधि, उसका जो काल है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो थोड़ा सा अलग है। बाकी के जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 2, 3 और 4, इन चैप्टर्स की जो ड्यूरेशन है वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक है। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद तक है। और कुछ हम जो है टिक पॉइंट्स ले लें तो देखिए, चैप्टर 2 में जो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो है किसके बारे में, राजा, किसान और नगर के बारे में। यानी चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में जो भारत में शासकीय व्यवस्थाएं हैं, शासन तंत्र हैं, किस तरह के हैं। और वहां हमने मौर्य साम्राज्य की बात करते समय गुप्त काल और दक्षिण के बहुत सारे राजवंशों के बारे में बात की है चैप्टर 2 में। यानी उसी अवधि, उसी टाइम का चैप्टर 2 हमें बताता है कि उस समय 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की अवधि में भारत में शासकीय व्यवस्थाएं कैसी थी। चैप्टर 3 जो हमारा अब जो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमें बात करनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम आप देखें बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी इस चैप्टर में हम इस काल, इस अवधि के सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, समाज में कौन कौन सी परंपराएं थीं, किस तरह की विधि विधान थे, उन सब के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। चैप्टर 4 जो हम पढ़ेंगे, पहली बुक का आखिरी चैप्टर, भाग 1 जो हमारी क्लास 12th की बुक है, उसका 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसी अवधि में, यानी इसी टाइम पीरियड में भारत में धार्मिक विश्वास, धार्मिक मान्यताएं किस तरह से विकसित हुई, किस तरह हिंदू परंपराओं से निकलकर जैन जो परंपरा और बौद्ध परंपरा विकसित हुई, इस सब के बारे में, यानी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों के बारे में चैप्टर 4 है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस तरह ये जो तीनों ही चैप्टर हैं वो एक ही अवधि से हैं, एक ही टाइम पीरियड से हैं, एक ही काल से हैं, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। और ये हमारी इस तरह से 4 चैप्टर्स में बनी हुई
पहली बुक है, भाग 1 है क्लास 12 की हिस्ट्री का। तो मुझे लगा कि ये बता देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें क्या होता है कि जो हमारा चैप्टर है या चैप्टर हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारा चैप्टर कहाँ से उठकर आया है, इसके बारे में थोड़ी सी हमारी समझ, थोड़ी सी हमारी जानकारी है वो स्पष्ट, वो क्लियर हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जब वीडियो की शुरुआत करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की अवधि में भारत में सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक नियम कानून, सामाजिक जो तंत्र था वो किस तरह का था, सामाजिक जीवन किस तरह का था, उस सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि इस चैप्टर में हम भारतीय सामाजिक परंपराओं को समझने के लिए एक बहुत ही प्राचीन और एक बहुत ही मान्यता प्राप्त जो ग्रंथ है, एक महाकाव्य है, उसको आधार बनाकर, उसे जो है बेस बनाकर हम भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा जो इस बुक में जो पहला ही टॉपिक है, इसका नाम है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, शब्दों को मैं जैसे कि बार बार कहता हूं कि अगर आपने भाषा पे अपनी पकड़ अच्छी बना ली, अगर आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है तो आपके लिए चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं पहले टॉपिक में जो हमारे पास दिया है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को जब हम समझते हैं तो वहां देखिए, महाभारत जिस ग्रंथ के बारे में, जिस महाकाव्य के बारे में आपने सुना होगा, भारत का सबसे वृहत, सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत, और महाभारत की अगर बात करें तो यहां हम महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की बात कर रहे हैं। समालोचनात्मक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सम आलोचनात्मक, सम आलोचना, और जो है जो प्रत्यय लगा वो लगा तमक। तो समालोचनात्मक का अर्थ होता है सम आलोचना। सम आलोचना का मतलब है कि उसी जैसी, उस ही जैसी या वैसी ही आलोचना करने वाला, यानी कि व्याख्या करने वाला, वर्णन करने वाला, जानकारियां देने वाला एक संस्करण। संस्करण मतलब वर्जन कह सकते हैं आप, संस्करण मतलब उसकी कॉपी, उसकी प्रतिलिपि कह सकते हैं आप। तो महाभारत के समालोचना संस्करण की जब बात आती है तो देखिए, महाभारत को हम सब ने जिस रूप में देखा है, जिस रूप में जाना है, या आजकल हमारे आसपास हमारी धार्मिक मान्यताओं में, धार्मिक परंपराओं में जो महाभारत महाकाव्य उपलब्ध है, आज जो उपस्थित है, उसकी रचना किस तरह से हुई है, उसकी निर्माण किस तरह से हुआ है, उसकी बात यहाँ हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। पहली बात जो हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं वो ये कि देखिए, महाभारत जो एक समालोचनात्मक संस्करण की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के समाज को जानने के लिए, समाज की व्यवस्थाओं को जानने के लिए हम इस महाकाव्य की बात कर रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो मेरा ख्याल है कि हर बच्चे ने, क्योंकि ये जो छोटी क्लासेस हैं, 6th या 7th में मेरे ख्याल से एक किताब भी है, छोटी सी समरी है महाभारत के बारे में, शायद 6ठी में महाभारत है या 7वीं में महाभारत है, ऐसा जहां तक मुझे ध्यान है। तो देखिए, महाभारत के बारे में एक सामान्य सी समझ, मेरा जो मानना है वो ये कि हर किसी को होगी कि महाभारत एक महाकाव्य, एक महाकथा, एक महाकहानी है। इस कहानी में एक कुल के, एक खानदान के दो परिवार, एक ही कुल के दो परिवार, और इन दो परिवारों में साम्राज्य को लेकर, संपत्ति को लेकर, राजपद को लेकर जो महासंग्राम हुआ, जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की पूरी कहानी, इस युद्ध का पूरा जो वर्णन है, उसे महाभारत के नाम से आज हम जानते हैं। और अगर आपने भगवत गीता के बारे में सुना हो, गीता के बारे में सुना हो, तो देखिए, गीता महाभारत का ही एक अंश है, महाभारत का ही एक पार्ट है। क्योंकि महाभारत में घटना है कि जब युद्ध भूमि में जो है अर्जुन, जो पांडवों की ओर से जो है खड़े थे, और अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहली बार जाते हैं, श्री कृष्ण उनके सारथी हैं, श्री कृष्ण उनके जो है संवाहक हैं, और श्री कृष्ण के उपस्थिति में जब अर्जुन ये कह सकते हैं कि महसूस करते हैं कि जिन लोगों से वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो उनके अपने ही कुल के, अपने ही परिवार के लोग हैं, और उनसे किस तरह से अर्जुन युद्ध करें, अर्जुन का मन नहीं मानता। तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को जो एक कहते हैं ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जो जीवन का सार देते हैं, उस चर्चा को, उस पूरी बातचीत को ही एक ग्रंथ में लिखा गया है,
जिसका नाम है भगवत गीता या गीता के नाम से उस महाकाव्य को हम जानते हैं, तो वो भी महाभारत का एक अंश है। यहाँ देखिए हमें ध्यान रखना है कि ये जो हम महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो देखिए क्योंकि महाभारत जिस समय से संबंधित मानी जाती है उस समय की सामाजिक परंपराओं को जानने के लिए, समाज की व्यवस्थाओं को जानने के लिए हम महाभारत की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास जो महाभारत ग्रंथ उपलब्ध है वो जो है प्योरली संस्कृत भाषा में है, और इस संस्कृत ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक तारीख आती है 1919 एक तारीख आती है 1919 में क्या हुआ कि भारत में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई। एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना जिसके लक्ष्य, जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, जिसके उद्देश्य बहुत बड़े थे। एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के तहत करना यह था कि भारत में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में महाभारत का कथा से जुड़े हुए जितने भी स्वरूप थे, जितनी भी कहानियां थीं, उन सभी को एक साथ एकत्रित करना था इस परियोजना के तहत। और उस सब में जो कहानियां सर्वमान्य थीं, उन सभी ग्रंथों में, सभी पांडुलिपियों में, सभी अभिलेखों में या किसी अन्य रूप में जो महाभारत से जुड़ी हुई कथाएं हैं, जो एक समान रूप से सभी ग्रंथों में जिन विषयों की चर्चा की गई थी, उन सबको एकत्रित करके एक नए ग्रंथ की संरचना, एक नए ग्रंथ का निर्माण करना था। यही एक परियोजना प्रारंभ की गई थी 1919 में। और 1919 में संस्कृत के एक विद्वान वी.एस. सुक्थांकर, वी.एस. सुक्थांकर, तो वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई 1919 में। और इस परियोजना का उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां जिस जिस रूप में महाभारत की कथाएं, महाभारत की कहानियां जो है उपलब्ध थीं, इन सभी को एकत्रित करके एक बड़े महाकाव्य, एक बड़े ग्रंथ की रचना करनी थी। और यही जो मतलब जो है इसी परियोजना, इसी कार्यक्रम ने आगे चलकर भारत में एक विशाल महाकाव्य को जन्म दिया, जिसे हम आज के महाभारत के ग्रंथ के नाम से जानते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्योंकि जो वी.एस. वो संस्कृत के एक बहुत ही प्रचलित विद्वान थे, जाने माने एक विद्वान थे वी.एस. सुक्थांकर। तो इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम ने, बहुत सारे लोगों के समूह ने एक ग्रंथ का निर्माण किया। और इसके लिए भारत के सभी जो है क्षेत्रों से उन ग्रंथों को इकट्ठा किया गया, उन ग्रंथों को एकत्रित किया गया जिन जिन में महाभारत की घटनाओं का, महाभारत की कहानियों का वर्णन था। तो देखिए जो महाभारत है ये बनकर पूरी हुई है 1967 में, यानी कि करीब करीब 48 साल लगे, करीब करीब 48 ईयर्स लगे महाभारत को बनने में, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को बनने में। महाभारत के जो भी मतलब चीज़ें थीं, जो कथाएं थीं, उन्हें एक ग्रंथ में संस्कृत भाषा में लिखा गया और श्लोकों के रूप में लिखा गया। आज जो महाभारत हमारे पास है, आज जो महाभारत हमारे पास है, उस महाभारत को लिखते समय 13,000 पन्नों में, यानी 13,000 पृष्ठों में महाभारत को लिखा गया। और ये जो 13,000 पृष्ठ हैं, 13,000 पन्ने हैं, इनमें महाभारत की सभी घटनाओं को, सभी जो है पूरे क्रम को, पूरी सभी गतिविधियों को श्लोकों के रूप में लिखा गया है। श्लोकों के रूप में महाभारत की, जो वर्तमान महाभारत है, उसकी रचना हुई है। और साथ ही साथ इन श्लोकों की हिंदी भाषा में वर्णन भी है, व्याख्या भी है। 13,000 पृष्ठों में जो है बनी हुई है महाभारत, जिसे हम महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के नाम से जानते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि महाभारत को जब लिखा जाना प्रारंभ हुआ, जब महाभारत की रचना 1919 में प्रारंभ हुई, महाभारत की, मैं माफी चाहूंगा, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की जब रचना प्रारंभ हुई, तो उस समय महाभारत में 10,000 के आसपास जो है श्लोकों की संख्या थी। कितनी? 10,000 के आसपास श्लोकों की संख्या थी, जो आगे बढ़कर 1 लाख से भी अधिक के आसपास पहुंच गई। तो इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि महाभारत में जैसे जैसे इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ा, इसमें नई कहानियां, नए तथ्य जुड़ते चले गए, और उनके कारण महाभारत की जो समालोचनात्मक कॉपी है, जो संस्करण है, उसमें गतिविधियों की, श्लोकों की जो संख्या बढ़ती चली गई।
और इस तरह महाभारत में जहां प्रारंभ में मात्र 10,000 श्लोक थे, आगे चलकर ये 1 लाख से भी अधिक पहुंच गए। और इसी कारण, इसी वजह से बहुत सारे इतिहासकार महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ भी मानते हैं। गतिशील ग्रंथ माने जाने का मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसकी जो है जो गतिशील है, जो चलायमान है, जिसमें गति है, जो मूव करता है, जो बढ़ता जाता है, तो ऐसे ग्रंथ के रूप में कुछ इतिहासकारों ने महाभारत को जो है मान्यता भी दी है। यहाँ एक और चीज हम देखकर चलते हैं कि महाभारत को कुछ लोग, कुछ जो इतिहासकार हैं, वो एक उपदेशात्मक काल्पनिक ग्रंथ भी मानते हैं। उपदेशात्मक काल्पनिक ग्रंथ भी मानते हैं। महाभारत को एक उपदेशात्मक काल्पनिक ग्रंथ माने जाने के पीछे जो वजह है, जो कारण है, वो ये कि देखिए महाभारत की कथाओं में जिस तरह की घटनाओं का, जिस तरह के स्थानों का वर्णन मिलता है, वहाँ कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि महाभारत जो ग्रंथ में जिस तरह की घटनाओं का, जिस तरह के तथ्यों का उल्लेख है, उस तरह के प्रत्यक्ष प्रमाण, उस तरह की जो प्रत्यक्ष कह सकते हैं कि जो साक्ष्य हैं, वो हमें देखने को कई बार नहीं मिलते। इसीलिए कुछ इतिहासकार महाभारत को एक उपदेशात्मक का अर्थ होता है एक ऐसा ग्रंथ जो समाज के लोगों को उपदेश देता हो कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए, परिवारों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, परिवार किस तरह से चलने चाहिए। तो एक उपदेशात्मक काल्पनिक ग्रंथ के तौर पर भी कुछ इतिहासकार महाभारत को मानते हैं। उपदेशात्मक। अब यहां तक कि हम पूरी अगर चीज को इंक्लूड करें कि हम शुरुआत तो हमने वहां से की कि हम 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल की बात कर रहे हैं, और इस समय भारत में सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक तंत्र किस तरह का था, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह महाभारत को आधार मानकर, यानी देखिए महाभारत की जो मूल कथाएं हैं, महाभारत की जो मूल रचनाएं हैं, उनकी जो रचना हुई है वो लगभग जो है 3री-4थी जो ईस्वी पूर्व है उस समय के आसपास की मानी जाती है। तो महाभारत बेशक एक, देखिए एक तरफ तो कुछ इतिहासकार महाभारत को उपदेशात्मक काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ये विवाद, ये मुद्दा कि महाभारत एक वास्तविक ग्रंथ है, ये एक काल्पनिक कथा है, ये अलग का है, ये इतर का है, हम उस पर चर्चा या बहस पर नहीं जा रहे हैं। अगर इतिहासकार महाभारत को सत्य मानते हैं, सत्य घटना मानते हैं, तो उसके पीछे एक जो तर्क दिया जाता है वो ये कि महाभारत की कथाओं के जो साक्ष्य मिलते हैं, महाभारत की कथाएं जिन पांडुलिपियों में, अभिलेखों में, साक्ष्यों में देखने को मिलती हैं, उन सभी में भारत के अलग अलग हिस्सों से, कहीं पांडुलिपियों के रूप में, कहीं अभिलेखों के रूप में, कहीं अन्य साक्ष्यों के रूप में कहानियां मिली हैं। इन कहानियों की स्वरूप, इन कहानियों की जो है बनावट लगभग एक जैसी है। दूसरी बात ये कि महाभारत की कथाओं के जो पात्र हैं वो देश के हर कोने में, देश के हर हिस्से में एक समान मिलते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर महाभारत एक सत्य घटना जो है ना होती तो इस तरह की जो सिमिलरिटीज हैं, इस तरह की जो समानताएं हैं, उनको देख पाना शायद संभव ना होता। ये उन लोगों का पक्ष है कि जो महाभारत को एक सत्य ग्रंथ मानते हैं, एक सच्ची घटना मानते हैं। दूसरी ओर जो लोग महाभारत को एक जो है काल्पनिक उपदेशात्मक ग्रंथ मानते हैं, उनका विचार ये है कि महाभारत को लेकर जिन घटनाओं का, जिस तरह की कह सकते हैं कि जिन तरह की चीज़ों का वर्णन हुआ है, उस तरह की वास्तविकताओं के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे एक उपदेशात्मक काल्पनिक ग्रंथ भी मानते हैं। ये विवाद यहीं पर छोड़ते हैं कि महाभारत एक सत्य घटना है या एक काल्पनिक ग्रंथ है। दोनों ही पक्ष, यानी जो काल्पनिक मानते हैं वो भी और जो सत्य मानते हैं वो भी, दोनों ही इस बात को लेकर पूर्ण रूप से सहमत हैं कि अगर मान लेते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ भी है, तब भी महाभारत की रचनाएं, महाभारत की कहानियों की रचनाएं जिस काल में, जिस समाज में, जिस कह सकते हैं कि सामाजिक परिदृश्य में हुई हैं, उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं, उस समय के सामाजिक परंपराओं, उस समय के सामाजिक माहौल का असर निश्चय ही महाभारत की कथा पर भी रहा होगा। इसी के साथ जो है महाभारत को आधार मानकर हम 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए, हालांकि महाभारत जो कहानी है, महाभारत जो कथा है, उसको लेकर जो विवाद रहे हैं वो सब आगे, मतलब उसके उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और हम देखिए, सिंपल सी बात है कि जो साहित्य है, जो भी लिटरेचर है,
अगर हम आज के समय की बात करें तो अगर 21वीं सदी में किसी भी ग्रंथ की रचना होती है, कोई भी साहित्य लिखा जाता है, तो लगभग आज के समाज की जो भी सच्चाइयां हैं, आज के समाज के जो भी स्वरूप हैं, उन सब की झलक हमें उस साहित्य में देखने को मिलेगी। यानी अगर कोई 21वीं सदी में बैठकर कोई कहानी भी लिख रहा है, कोई काल्पनिक कथा भी लिख रहा है, तो हमें कम से कम उसकी कहानी में आज की सामाजिक परंपराओं, आज की सामाजिक व्यवस्थाओं, आज का जो सामाजिक परिदृश्य है, उसकी झलक अवश्य देखने को मिलेगी। उसकी कहानियों में आपको टेलीविज़न ही मिलेगा, मोबाइल फ़ोन ही मिलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन ही मिलेंगे। यानी कि आजकल के समाज में जो कुछ भी हो रहा है, उस सब की झलक आपको उस साहित्य में देखने को मिलेगी, जो साहित्य आज की सदी में, आज के समय में लिखा जा रहा है। इसी तरह महाभारत की कथाएं, महाभारत की कहानियां काल्पनिक हों या वास्तविक हों, यह विवाद एक अलग का विषय है, लेकिन जिस समय महाभारत की कथाएं लिखी गई हैं, उस समय की कहानियों में उस समय की जो भी वर्णन है, जिस तरह की सामाजिक परंपराओं का, रीति रिवाजों का, उस समय के समाज में वो सब चीज़ें चल रही होंगी, तभी महाभारत की कथा पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। और महाभारत जो है वो इसीलिए उस समय के समाज को, उस समय के जो सामाजिक परिदृश्य को जानने का एक आधार, एक माध्यम है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बंधुता और विवाह, हमारा एक टॉपिक है। बंधुता और विवाह। जब बंधुता और विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो नियमों के बारे में, बहुत सारी जो है आप जो है चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम परिवारों की बात करें, अगर बंधुता और विवाह की बात करते समय हम परिवारों की बात करें, परिवारों की व्यवस्थाओं की बात करें, तो देखिए जैसा कि आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि परिवारों के दो स्वरूप हैं, परिवारों के दो प्रकार हैं। परिवारों के दो प्रकार कौन से हैं? तो देखिए आजकल भी परिवारों में एक जो चीज़ है वो है संयुक्त परिवारों वाली व्यवस्था। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली, एक जो व्यवस्था है वो संयुक्त परिवारों वाली है, और दूसरी जो व्यवस्था है वो एकल परिवारों वाली है। एकल परिवारों वाली है। निश्चित तौर पर जिस समय की, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, 600 ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय, इस काल में भी समाज में परिवारों की जो व्यवस्थाएं थी वो दो ही रूपों में रही होंगी, एक संयुक्त परिवार और एकल परिवार। आज के जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार हैं, ये इस समय के जो एकल और संयुक्त परिवार थे, उनकी व्यवस्थाएं थी, उससे इस प्रकार भिन्न है कि जहां आज के समय में मैं बात कर रहा हूं, हम वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो वहां पर संयुक्त परिवार का अभिप्राय, संयुक्त परिवार का अर्थ केवल इतना है कि जब एक विवाहित दंपति, जो दंपति है, एक बुजुर्ग अगर माता पिता हैं, अगर वो अपने सभी विवाहित और अविवाहित बच्चों के साथ, शादीशुदा और गैर शादीशुदा बच्चों के साथ अगर एक साथ रहते हैं, तो इसे आज की भाषा में संयुक्त परिवार कहा जाता है। और आजकल एकल परिवार उसे कहा जाता है कि जहां पर एक जो युगल यानी एक जो दंपति हैं, एक जो कपल है, वो अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहता है, केवल अपने बच्चों के साथ रहता है, तो उसे आज की भाषा में एकल परिवार कहा जाता है। लेकिन 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की अवधि में जो परिवारों के स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिन परिवारों के परिवारों की व्यवस्थाओं के साक्ष्य मिलते हैं, तो उस समय देखिए संयुक्त परिवार का अभिप्राय, संयुक्त परिवार का मतलब ये था कि जहां पर सभी सगे संबंधी, सभी नैसर्गिक जो रक्त संबंधी लोग हैं, वो एक साथ रहते हों, एक रसोई का बना हुआ खाना खाते हों, एक छत के नीचे रहते हों। तो ऐसे परिवार, मतलब जिसमें मौसा मौसी, बुआ फूफा, नाना नानी, मामा मामी सब एक साथ, या ऐसा कहते हैं आजकल हम जिसे खानदान कहते हैं, जिसे आजकल हम वंश कहते हैं, जिसे आजकल हम जो है कह सकते हैं कि कुल कहते हैं, उसे उस समय संयुक्त परिवार कहा गया था। और उस समय के हिसाब से जो एकल परिवार की व्यवस्था थी वो ये थी कि जहां पर एक दंपति, जैसे आजकल के परिवारों में संयुक्त परिवार, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति अपने सभी विवाहित और अविवाहित बच्चों के साथ एक साथ रहता है, तो उसे उस समय पर एकल परिवार कहा गया था। ये जो अंतर है 600 ईस्वी पूर्व के परिवारों की व्यवस्थाओं में और आज की में हम ये बात कर रहे हैं। तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार दो ही प्रकार की पारिवारिक व्यवस्थाएं थी उस समय भी, और ये आज भी हैं।
परिवारों की अगर बारे में हम विशेषताओं की बात करें तो जाहिर सी बात है उस समय भी ये रहा होगा कि जो परिवार का एक मुखिया हुआ करता था, परिवार को संचालन करने वाला एक व्यक्ति, और परिवार के जो परिवार जिसे कहा गया है, तो परिवार का मतलब ये था कि जब एक छत के नीचे बहुत सारे लोग निवास करते हों, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हों, सबकी संयुक्त आय हो, सबकी इनकम एक साथ जुटती हो और सबके व्यय भी एक समान रूप से चलते हों, ऐसी पारिवारिक व्यवस्थाओं को ही परिवार की परिभाषा आरंभिक काल में भी दी गई थी। परिवारों में जो कह सकते हैं कि परिवारों के सभी संसाधनों का परिवार के सभी लोग मिलजुल कर उपभोग किया करते थे। ये पारिवारिक व्यवस्थाओं के पारिवारिक जो तंत्र है उसके गुण धर्म है, उसकी जो है चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे बढ़कर। तो देखिए यहाँ जो अगला जो एक बिंदु है, अगला जो टॉपिक है जिसको हमें बात करनी है इसमें, वो है पितृवंशिका व्यवस्था के आदर्श। एक शब्द आता है पितृवंशिका, या कई जगह पर आप इसको पितृवंशिकता भी लिखा हुआ पाएंगे। पितृवंशिका या पितृवंशिकता, एक शब्द की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, पितृवंशिका या पितृवंशिकता। तो देखिए यहां पर इसके अगर हम व्यवस्था के आदर्शों की बात करें, व्यवस्था के आदर्शों की बात करें तो क्या होंगे? देखिए पितृवंशिकता या पितृवंशिका शब्द का अर्थ, शब्द का अभिप्राय आप सबसे पहले जान लें। तो पितृ शब्द जो बना है वो पिता से बना है। वंशिका या वंशिकता का अर्थ है वंश का चलना, कुल का चलना, परिवार का चलना। तो पितृवंशिका का अगर हम अभिप्राय लिखने लगें, अगर हम अर्थ लिखने लगें, तो जब एक परिवार में जो परिवार है, परिवार का नाम, कुल का नाम या खानदान का नाम पिता के नाम से चलता हो, तो ऐसी पारिवारिक व्यवस्थाओं को, ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को पितृवंशिका या पितृवंशिकता का जो है नाम दिया गया है। और इसी के साथ एक जो चीज और आती है वो आती है मातृवंशिकता। मातृवंशिका कह लो या इसे आप मातृवंशिकता कह दो। मातृवंशिका या मातृवंशिकता। तो जिस तरह से जब एक परिवार के जो है एक परिवार में पिता का महत्व ज्यादा हो, पारिवारिक व्यवस्थाएं पिता के अनुसार चलती हों, कुल का, परिवार का, खानदान का नाम पिता के नाम से जाना जाता हो, ऐसी व्यवस्था को पितृवंशिकता कहा गया। और इसके जस्ट विपरीत, इसके बिल्कुल उलट मातृवंशिका कहा गया। जब किसी परिवार, कुल या वंश का नाम माता के नाम से चलता हो, माता को जाना जाता हो, तो उसे मातृवंशिका कहा गया है या मातृवंशिकता कहा गया है। हालांकि आमतौर पर जो परिवार जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो पितृवंशिकता के आदर्श का ही अनुपालन करती थी, पितृवंशिकता के आदर्श के साथ ही चलती थी। लेकिन कुछ राजवंशों में, कुछ राजकुलों में हमें मातृवंशिका या मातृवंशिकता के आदर्शों को देखने को भी मिलता है। तो देखिए पितृवंशिकता की जब बात करें, आजकल भी हम देखें तो जो है अधिकांश चीजें पिता के नाम से चलती हैं। पिता के नाम, अगर आप देखें बहुत सारे जो फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां व्यक्ति के नाम के साथ उसके पिता का नाम जुड़ता है। पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं वो आजकल भी हमें पितृवंशिकता के आदर्शों पर देखने को मिलती हैं। मातृवंशिकता के आदर्श भी कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आरंभिक काल में हम देखें तो एक ऐसा राजवंश जिसमें मातृवंशिका या मातृवंशिकता के आदर्श का जो स्पष्ट उदाहरण मिलता है वो है सातवाहन वंश। अगर हम सातवाहन वंश के राजाओं की सूची देखें, एक पट्टिका जो मिली है उसमें देखें, तो हमें हर जो है सातवाहन राजा के नाम के आगे उसकी माता का नाम लिखा मिलता है। तो इस तरह से सातवाहन वंश जो है वो मातृवंशिकता के आदर्श का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर हम देख लें महाभारत को, तो महाभारत में हमें मातृवंशिकता और पितृवंशिकता दोनों के ही आदर्श देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखें, ठीक है, तो किस तरह से गंगा पुत्र, कुंती पुत्र, अंजनी पुत्र, अगर हम इस तरह देखें तो वहां मातृवंशिकता आदर्श देखने को मिलता है। और जहां पर हम पांडु पुत्र की बात करें, धृतराष्ट्र पुत्र की बात करें, कौरवों और पांडु के नाम की बात करें, तो वो सब हमें पितृवंशिकता के आदर्शों की ओर लेकर जाती है। इस तरह पितृवंशिकता और मातृवंशिकता दोनों ही आदर्शों की झलक हमें आरंभिक काल की व्यवस्थाओं से, महाभारत के द्वारा देखने को मिलती है। इस समय पितृवंशिकता एक सामान्य से चलन की व्यवस्था थी,
सामान्य से चलन की परंपरा थी जिसके अनुसार समाज चलता था। अब आपसे पितृवंशिकता जो परंपरा है, व्यवस्था है, उसके आदर्शों की अगर बात करें तो देखिए मतलब पितृवंशिकता में क्या क्या हुआ करता था, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहली चीज जो हम देखते हैं पितृवंशिकता के आदर्शों में कि जो राज परिवार हैं, राज परिवारों में राजा के बाद उसका जो पित्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, उसे ही राजगद्दी, राजपद जो मिलने का जो है भाई योग था, या कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी परिवारों में, राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पुत्र। तो देखिए पितृवंशिकता के आदर्श जो राज परिवार थे या जो कुलीन परिवार थे, उनमें इस तरह के राज परिवारों में राजा के बाद जो पुत्र है वही उसका राजा बनेगा, वही उसका उत्तराधिकारी होगा, इस तरह की व्यवस्था थी। और ये पितृवंशिकता के आदर्श को झलक जो दिखाती है, स्पष्ट करती है। दूसरी बात करें तो अगर मान लीजिए राजा का कोई बेटा नहीं है, अगर राजा कोई पुत्र नहीं है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजा के पद का दावेदार है वो मतलब पद का अधिकारी हुआ करता था। लेकिन सामान्य तौर पर तो राज परिवारों में राजा के बाद उसके पुत्र को ही उसकी धन धान्य, उसके पद, उसकी गरिमा, उसके अधिकार सभी प्राप्त हुआ करते थे। अगर कुलीन परिवारों में बात करें, यानी राज परिवार के अलावा तो कुलीन परिवारों की बात करते हैं, तो कुलीन परिवारों में किसी भी व्यक्ति के बाद जो पिता है घर का, जो मतलब घर का मुखिया है, उसके बात करें तो देखिए जो व्यक्ति है, जो मुखिया है, उसके बाद, उसके निधन होने के बाद जो उसके बेटे हैं, उसके जो मतलब जो भी कह सकते हैं कि जो पुत्र हैं, वो पूरी संपत्ति, पूरे जो संपदा के अधिकारी होंगे। इस तरह की व्यवस्था पितृवंशिकता के आदर्श के तौर पर हमें देखने को मिलती है। यानी देखिए सामान्य तौर पर जैसा कि आज है कि अगर मान लीजिए, हालांकि अब तो कानून बन गया है कि जो पिता की संपत्ति है उसमें लड़कियों का यानी महिलाओं का भी अधिकार होगा, लेकिन जो प्राचीन व्यवस्था चलती आ रही है वो ये कि कुलीन परिवारों में पुत्रों के बाद, मतलब पिता के बाद जो उसके पुत्र हैं उनको अधिकार प्राप्त होंगे, उनको सारी संपत्ति मिलेगी। अगर हम जो है समान तौर पर बात करें तो पिता के मरने के बाद जो मतलब संपत्ति होगी वो सभी बेटों में बराबर बांट दी जाएगी। संपत्ति का पुत्रों में विभाजन, यानी पिता के मरने के बाद जो संपत्ति होगी, पिता की जो भी धन संपदा होगी, उसे उसके सभी बेटों में बराबर बांट दिया जाएगा। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा बेटा है, उसे बाकी पुत्रों से अधिक जो है भाई कह सकते हैं हिस्सा प्राप्त होगा। इस तरह की आदर्श व्यवस्था में जो है पितृवंशिकता से देखने को मिलती है। तो राज परिवारों में सामान्य सा जो चलन था कि भाई राजा के बाद ही उसका बेटा राजा बनेगा। कुलीन परिवारों में व्यक्ति जो मतलब परिवार का मुखिया है, परिवार का जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके मरने के बाद उसके पुत्रों को उसके सभी अधिकार, उसके सभी पद प्राप्त होंगे। पिता की संपत्ति के बाद, मतलब पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति में उसके सभी पुत्रों को जो है हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो बड़ा बेटा होगा, उसे बाकियों से थोड़ा सा अधिक जो है पद प्राप्त होगा। पितृवंशिकता में एक जो चीज हमें देखने को मिलती है वो ये कि परिवार का जो मुखिया होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो हमेशा घर का सबसे वृद्ध पुरुष होगा, जो सबसे मतलब उम्रदराज जो व्यक्ति होगा वो परिवार का मुखिया होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा। ये सामान्य से चलन जो है वो पारिवारिक व्यवस्था में होगा। परिवार के मुखिया का परिवार के सभी लोगों पर, सभी संसाधनों पर अधिकार होगा, नियंत्रण होगा। और इसके साथ में परिवार के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, परिवार क्या व्यापार करेगा, क्या फसल उगाएगा, किसके यहाँ जाएगा, किसके यहाँ नहीं जाएगा, इस तरह के भी सभी जो निर्णय थे वो परिवार के मुखिया यानी परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र है, परिवार का जो भी ज्येष्ठ पुरुष है, उसके पास ये सारे अधिकार हुआ करते थे। इस तरह ये सभी जो व्यवस्था, जो आदर्श हैं वो हमें पितृवंशिकता के आदर्शों के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस पार्ट में, आज के इस हिस्से में हम सिर्फ यहीं तक बात कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हम अगली वीडियो, अगले पार्ट मतलब अगले पार्ट में आएंगे, इस चैप्टर का ही अगला पार्ट, वहां हम इस चैप्टर में इससे आगे की जो बातचीत है, इससे आगे की जो भी चर्चा है उसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने सहपाठियों, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे पास
चैनल पर आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि कब कौन सी नई वीडियो अपलोड की जा रही है, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ और कुछ नया सीख पाएँ, कुछ अच्छा सीख पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले एक वीडियो में। मैं विदा लेता हूं और अगली वीडियो में मिलने तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को जय हिंद, नमस्कार।